बाजार ऐतिहासिक लेवल पर है। सेंसेक्स ने 65,000, निफ्टी ने 19,000 और निफ्टी बैंक ने 45,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। डेफिनेटली आप लोग सब जुबिलेटेड होंगे और इसी जुबिलेशन को सेलिब्रेट करने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर तो काफ़ी खास होना चाहिए। वैसे तो इनके इंट्रोडक्शन की मैं हिमाकत कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि ये बाजार के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड वेटरन्स में से हैं, जो पिछले 3 दशक से ज़्यादा बाजार के सारे अप डाउन्स देख चुके हैं। सारे पता नहीं कितने इन्होंने हाइज और लेवल्स देख चुके हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी। थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू BQ प्राइम हिंदी। आज आप पहली बार हमसे बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपसे बता दीजिए, आपने ये लेवल्स अपने लाइफ टाइम में कभी सोचे थे कि आएंगे, या आपके प्रेडिक्शन इससे भी और ऊपर के हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और BQ प्राइम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और उनको भी बधाई, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो सब में खुशहाली का एक बड़ा हाल रहता है और वही हाल है। मेरा ये मानना है कि नहीं, मार्केट मैं तो हमेशा ही मानता आया हूँ कि इक्विटी मार्केट इंडिया के कई वर्षों तक अच्छे चलेंगे और 12 से 15% इसमें ग्रोथ जो है ऑन एन एवरेज देखने को अवश्य मिलेगी, अगर आदमी 5 साल या 10 साल की मूविंग एवरेज देखे। होता है कि इस मार्केट के आदमी रोज के उतार चढ़ाव देख के या तो घबराहट हो जाती है या वो गलत एक्शन लेने लगता है। तो मैं तो हमेशा जब भी निवेशकों से बात करता हूँ, मेरे दिल में निवेशकों के लिए बहुत बड़ी जगह है। मेरा ये पर्पज ये चालू करने का, जब ये बिजनेस किया था, ये था कि किस तरह इस देश के निवेशकों को सही सलाह दी जाए और उनको फायदा पहुंचा जाए, उनकी वेल्थ में कैसे वृद्धि हो, कैसे प्रगति हो, उसी को ध्यान में रख के मैंने ये सोच के किया। और मुझे लगता है कि ये जो मैंने सोचा ही था, मैंने जब पहली बार 50,000 के आंकड़े की जब बात कही कई सालों पहले, तो लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा देखिए जरूर होगा। अगर आप पूछे कितने साल में होगा तो ये हो सकता है 3 साल में हो, 5 साल में हो। आज अब मेरे को लोग जब सवाल पूछते 1 लाख का आंकड़ा होगा क्या सेंसेक्स, मेरा यही मानना है कि होगा। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि 3 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे, पर 5 साल में अवश्य होगा। ये तो मेरा मानना पक्का ही है कि 5 साल से ज्यादा नहीं लगेगा, पर उसके पहले कभी भी हो सकता है। क्योंकि इंडिया की पोजीशन आज, इकोनॉमिक पोजीशन बहुत ही बेहतरीन है। सर, इसी भरोसे पर मैं आपसे बात करूंगी। आपने 1994 में अपना बिजनेस शुरू किया था, आनंद राठी ग्रुप की शुरुआत की थी, और आप बहुत पहले से भी उससे भी मार्केट्स ट्रैक कर रहे हैं। तब के मार्केट में और अब के बाजार में क्या आपको डिफरेंस दिखता है? दूसरा, ये जो ग्रोथ स्टोरी की आप बात कर रहे हैं, आप कितने बुलिश हैं और ये भरोसा आपको कहाँ से आता हुआ दिख रहा है? देखिए, मार्केट में जबरदस्त बदलाव हुए। देखिए, मैं तो चूंकि मार्केट से आज 50-55 साल से जुड़ा हूं, मैंने देखा, पर उस समय कोई अच्छे मार्केट, एक लिमिटेड मार्केट थे। एक्सचेंजेस बोल के बॉम्बे सबसे बड़ा था, फिर कलकत्ता, फिर दिल्ली, 2-3 एक्सचेंज ही चलते थे। बाकी नाम के लिए एक्सचेंज तो सभी स्टेट में अपने अपने एक्सचेंज थे। और उस समय जिस तरह के सिस्टम थे, प्रोसेसेस थे, पहली बात तो ट्रेडिंग करना ही मुश्किल था। ये कोई ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम नहीं था जो आज जितना आसान हो गया ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग के बाद सेटलमेंट सिस्टम बहुत मुश्किल थे। इतने जब फिजिकल शेयर्स होते थे बड़ी मुश्किल होती थी, इतने बांधे पड़ते थे, इतने तकलीफ आती थी। मैं समझता हूँ कि 94 से लेके 2004 तक, उन 10 सालों में जो अपने मार्केट में रिफॉर्म्स हुए हैं, वो दुनिया में किसी भी देश में इस स्पीड से रिफॉर्म कभी नहीं हुए। अपन ने उस समय अपने इसको कंप्यूटराइज किया, ट्रेडिंग सिस्टम को। जी। ट्रेडिंग सिस्टम फास्टेस्ट किए वर्ल्ड में, इतनी तेजी से सौदे कहीं नहीं होते थे जो अपने यहाँ किए। ये डीमेटेलाइजेशन किया, डिपॉजिट सिस्टम बनाया, बहुत चीपर सिस्टम बनाया, ब्रोकरेज इतने सिस्टम कम में काम किए। तो आज उसके नतीजे है कि अब जो है इतने करोड़ों इन्वेस्टर्स जुड़े हैं, पर अभी भी शुरुआत है। मेरा मानना है कि अभी भी जो है देश की 10% की पॉपुलेशन भी अभी जो है इससे जुड़ी हुई नहीं है। सर, कोविड में बहुत सारी पॉपुलेशन रिटेल बाजार में स्पेशली आई है। ये मजबूती आगे भी जारी रहेगी आपको लगता है? और फंडामेंटल्स के हिसाब से आप बाजार कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल ये जारी रहेगी। अभी जो है
अब अभी अगर मान लो 8 से 10% पॉपुलेशन जुड़ी हुई है, अल्टीमेटली जाके अगले 25 साल में 30 से 40% तक की पॉपुलेशन इस मार्केट में आएगी। सर ये उस हिसाब पेनिट्रेशन से आएगा कहाँ से, आपको कहाँ से दिखता है ये पेनिट्रेशन आता हुआ? ये सभी देखिए, जैसे जैसे एक तो देश में अर्निंग्स बढ़ती जा रही है, जी। लोगों की फाइनेंशियल सेविंग बढ़ रही है, फिर उसके बाद सेविंग्स का निवेश करने का तरीका बदल रहा है। आज से 50 साल पहले, 40 साल, 30 साल पहले अगर होता था सेविंग आदमी, फर्स्ट ऑप्शन वाज रियल एस्टेट या गोल्ड। इन दो चीजों में सारा पैसा सेविंग जाता था। अब धीरे धीरे लोगों का ये मानने लगा है कि भाई नहीं, फाइनेंशियल सेविंग्स अपने को कैपिटल मार्केट में लगानी चाहिए, इसलिए आ रहा है। और जहां तक फंडामेंटल्स की आप बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है इकोनॉमी के। अब तो अब सबको ये पता है कि आज इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ, दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रोथ में है और ये चलेगी। अभी शुरुआत हुई है। मेरा मानना है कि अगले 10 साल जो है देश के लिए एक स्वर्णिम युग है। 10 साल में देश में जिस तरह का माहौल हो रहा है, बहुत जोरों से प्रगति आएगी। कई इंडिविजुअल आइटम्स की बात फिर से करेंगे, परंतु ओवरऑल मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भाई देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत है और प्रगति बहुत तेजी से आने वाली है। सर तो ऐसे में ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए तो क्या वहां से कोई डर है जिसका हमको अंदाजा लगा के रखना चाहिए, या आपको लगता है हम फेयरली रेजिलिएंट रहेंगे आगे चलकर? देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी का डेफिनेटली असर तो हर इकोनॉमी में पड़ता है, अपने यहाँ भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। परंतु अपनी रेजिलियंस की जो बात की, रेजिलियंट इसलिए है कि अपने एडवांटेजेस इस कंट्री के ऐसे हैं जो दूसरों के पास नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वी आर नाउ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए अपने पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अवर areas in technology, we are amongst the best in the world. So we will become the technology, base of the entire world. मैन्युफैक्चरिंग में जो हम पीछे रह गए हैं चाइना से, मैं लगता हूँ कि अब वापस जिस तरह से सरकार लगी है पीछे, उसमें भी ग्रोथ आएगी। PLI स्कीम में देखिए कितनी प्रोडक्शन आने लग गए हैं। अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन धीरे धीरे और देश में बढ़ेगा, क्योंकि कई चीजें जो एक्सपोर्ट के लिए पहले जरूरी थी, अपने यहाँ इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि अपना कॉम्पिटिटिव नहीं थे। अब इंटरेस्ट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होने लगी है और मेरा मानना है कि अगले आने वाले वर्षों में हमेशा इंटरेस्ट कॉस्ट दूसरों से कॉम्पिटिटिव रहेगी। अगर कैपिटल कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा होती थी, अब जिस तरह यहाँ के रोडवेज, हाईवेज, रेलवेज ये सब डेवलप हो रही हैं, वो कॉस्ट भी जो है वो कंट्रोल में होगी, कंपेरेबल होनी चाहिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए कि देश का कंजम्पशन जो बढ़ेगा उसकी तो ग्रोथ आएगी, वो मान लो 8-10% बढ़े। परंतु जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, जब बाहर के देशों का निर्यात अपने वहां बढ़ाएंगे, तो उसमें भी प्रगति आएगी। सर्विसेज सेक्टर में ऑलरेडी अपने स्ट्रॉन्ग है, IT सेक्टर में स्ट्रॉन्ग है, और भी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग है। टूरिज्म इज ए ग्रेट थिंग विच विल डेवलप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो आज इंडिया की टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफर दोज अपॉर्चुनिटीज? करेक्ट, बहुत देश ऐसे नहीं है। तो मैं आपको मतलब कितने एरियाज गिना सकता हूं जिसमें देश की प्रगति आगे होने वाली है। सर आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, पर लेकिन जब बाजार इतना बढ़ जाता है और इतने हाई वैल्यूएशंस की जब चर्चाएं होने लगती हैं, बोलते हैं कि भारतीय बाजार अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं, रुक जाइए, अभी क्या करना चाहिए ऐसे में रिटेल निवेशकों को? थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालते रहें या फिर अभी थोड़ा रुक जाएं, हाथ खींच लें पीछे? देखिए, मार्केट के बारे में एक कहावत है कि कोई भी मार्केट में टाइमिंग नहीं कर सकता है। किस समय ऊपर जाएगा, किस समय नीचे, पता नहीं। तो रिटेल इन्वेस्टर के बेस्ट है कि वो रेगुलर सेविंग्स को हर महीने या हर क्वार्टर में रेगुलरली लगाता रहे। कोई जरूरत नहीं कि पहले पैसा बिना ब्याज के रखे और फिर लगाए। और वैल्यूएशन का बिल्कुल आज की तारीख में अगर दुनिया गिनती है पी वैल्यूएशन इतना ज्यादा है, तो इसका भी कारण है। वैल्यूएशन देखिए, पैसा कहाँ जाता है दुनिया में? पैसा, एक कहावत अंग्रेजी में, मनी चेजेस अर्निंग्स, सेविंग चेजेस अर्निंग्स। तो जहाँ पे अर्निंग ज्यादा आएगी, जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर की ग्रोथ ज्यादा होगी, वहां पैसा आएगा। चाइना में इतनी ग्रोथ हुई तो उस समय कितना पैसा वहां गया। इंडिया में तो आप पहले ज्यादा वैल्यूएशन करके आपने देखा होगा कि FIs ने पहले
1.5 साल में $30 बिलियन बेच दिया। जी, और वही अब वापस जो है वापस पिछले आ 3 महीने में वापस 3-4 बिलियन आने लगा है। पिछले महीने ही इतना पैसा जून में आ गया है। तो देखिए, पैसा तो बाहर का सेविंग्स, इंडिया इज ए ग्रेट ग्रोथ हिस्ट्री, इसलिए आएगा। सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिल रहा है कि जो इंडियन सेविंग्स थी, जो पहले नहीं आती थी, वो अब अच्छे से आने लगी। तो इसीलिए $30 बिलियन सेल के बाद भी इंडियन मार्केट घबराया नहीं तो उस समय अगर ये आज से 15 साल पहले अगर ये हालत होते तो आपका मार्केट 30-40% गिर जाता। तो इसलिए रेजिलियंस मार्केट में उसके हिसाब से भी है, सेविंग्स आर कमिंग। और चूंकि हम वेल्थ मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, हमको ये पता है कि अब हर आदमी चाहता है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करे। इक्विटी मार्केट में घबराता वो है जो शॉर्ट टर्म के लिए आता है, एक दिन में पैसा बनाना है, एक महीने में बनाना है, एक साल में बनाना है, उसके लिए शायद ये मार्केट बहुत वो नहीं हो, हर बार कमाई करके देगा। परंतु अगर 5 साल के ऊपर रह रहे हैं तो ऐसा नहीं हुआ अपनी हिस्ट्री में कि 5 साल में जाके कभी आपको नुकसान हुआ। सर, तो ये जहां आप पैसा लगाने की बात कर रहे हैं, अगर कोई आपकी बात सुन करके पैसा लगाने भी आ जाए तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर उनको फोकस करना चाहिए और कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करें यहां से? देखिए, अगर सेक्टर का आप पूछ रहे हैं तो मतलब ये है कि हर आदमी किस कंपनी में लगाए। जी, ओके, क्योंकि हर सेक्टर में अच्छी कंपनियां भी हैं, कमजोर कंपनियां भी हैं। तो खाली सेक्टर देख के जाना और उसमें स्टॉक सिलेक्शन करना, इसके लिए बड़ी आपको रिसर्च चाहिए, बड़ी कैपेबिलिटी चाहिए, बड़ी नॉलेज चाहिए। मैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ये एडवाइस करता हूं कि आप भाई ये करने के बजाय आप पैसा म्यूचुअल फंड के जरिए लगाए। वहाँ एक बहुत एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स बैठे हैं, वो ध्यान रखते हैं, और इसलिए उनके लिए ऐसे जाना संभव है। परंतु अगर मान लो किसी पर्टिकुलर बिजनेस में लोग हैं, किसी कंपनी के बारे में उनको अच्छी जानकारी है या सेक्टर के बारे में जानकारी है, उनको जरूर स्टॉक सिलेक्शन देखना चाहिए। परंतु ज्यादातर लोगों को सलाह मैं ये दूंगा कि आप, अगर आपके पास वो समय भी नहीं है या आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा खर्चा आपका लगेगा, पर अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड विल गिव यू मोर बेनिफिट बाय एंड लार्ज देन आदमी इंडिविजुअली अपनी इन्वेस्टमेंट से कर सकता है। हाँ, जानकारी हो। अब जैसे सेक्टर आपने पूछा, आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा जोरों से चल रहा है, चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर है, आज सीमेंट है, स्टील, उसके बेसिस पे चलेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा चलेगा। ऑलरेडी इस बार अपने 6 महीने में 2 मिलियन कार की सेल हो गई। 4 मिलियन इज ए वेरी बिग मार्केट, सो वी आर बिकमिंग ऑलमोस्ट द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। बट अगले 10 साल में जाके विल बी अमंग द टॉप 2। ओके, तो जितने जितने इस तरह के सेक्टर हैं वो बढ़ेंगे। बैंकिंग फाइनेंस इज द बेसिक सेक्टर। तो बैंकिंग, एनबीएफसी जो है वो सेक्टर, क्योंकि पैसे की ग्रोथ के लिए हमेशा पैसे की जरूरत रहेगी, और इसलिए ये सेक्टर, एंड ऑल्सो चूंकि बैंकिंग सेक्टर इतना मजबूत हो गया है, अभी आप देखे हैं इस बार के एनपीओ जो है पिछले साल में, मार्च 23 में, पिछले 10 सालों में से लोवेस्ट एनपीओ पे आ गए। करेक्ट। बैंकिंग बड़ी स्ट्रेंथ हुई। फाइनेंस मिनिस्टर हर स्पीच में कहती हैं कि हमारी बैंक जो है बहुत मजबूत है, और सही है। तो वो सेक्टर बड़ा अच्छा है। कैपिटल गुड्स, जब अब अभी इन्वेस्टमेंट की वापस साइकिल चालू हो रही है जी, सब इंडस्ट्रीज में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75-80-85% हो रहा है, तो उनको आगे की डिमांड करने के लिए नया कैपेक्स करना पड़ेगा, तो कैपिटल गुड्स अच्छा करेगा। फार्मा जो दबा हुआ था, वो रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, वो भी चलेगा। मेरा तो मानना है कि देखिए, जब देश आगे बढ़ता है तो हर सेक्टर में बढ़ोतरी होती है, परंतु जो 4-5 सेक्टर मैंने बताए उनमें ऑब्वियसली ज्यादा होने की उम्मीद है। आईटी सेक्टर में कई बार लोग कहते हैं साहब अब क्या होगा। हाँ सर, मैं आपसे आईटी सेक्टर भी पूछ रही थी, क्योंकि डिजिटाइजेशन के मामले में इंडिया बहुत आगे है बहुत सारे कंट्रीज से। तो आईटी सेक्टर पे आपका क्या नजरिया है स्पेसिफिकली? मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडिया विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इट्स मार्केट शेयर इन आईटी सेक्टर इन द वर्ल्ड, क्योंकि अपने पास वो खूबी है, अपने पास वो टैलेंट है, तो बढ़ेगा। परंतु क्या शॉर्ट टर्म में, जैसे अभी वर्ल्ड की इकोनॉमी पुअर है, तो सबको लगता है कि आईटी के खर्चे में सब लोग कटौती करेंगे। जितने भी अभी तक रिजल्ट्स आए हैं या जो स्टेटमेंट आए आईटी कंपनियों के सीईओज के,
उस समय ये कहते हैं कि साहब हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कत आएगी, परंतु लॉन्ग टर्म आईटी इज गोइंग टू, आज इंडिया की खुद की जो आईटी रिक्वायरमेंट है वो तेजी से बढ़ रही है। हर बिजनेसमैन चाहता है, पहले एक बिजनेसमैन जो होता था किसको आईटी की जरूरत थी, पर अब शायद ही ऐसी कोई आपको छोटी दुकान मिलेगी जिसको आईटी के बारे में पता नहीं है या जिसके पास आज कंप्यूटर नहीं है। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल आईटी सही कह रहे अगेन हैं इज सर आप। बेसिक सर्विस, इट विल डू वेरी वेल। सर ये साल राज्यों में, कई सारे राज्यों में चुनाव के लिहाज से बहुत अहम फैसले आ सकते हैं। अगले साल भी हमारा एक जनरल इलेक्शन होगा, लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा और चुनावों का कैसा असर देखने को मिल सकता है बाजार पर? देखिए, चुनाव एक ऐसी एक इवेंट है और हर इवेंट का बाजार के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। कोई भी ऐसी इवेंट आए, बजट जैसे आता है, जी बजट का असर आ जाता है सर पे। हालांकि सही मायने में मेरे को अगर पूछते हैं तो बजट इज नॉट इवेंट, नॉन इवेंट। क्या बजट आता है उसमें कुछ दिनों तक उसका प्रभाव रहता है, फिर वो तो इसी तरह इलेक्शंस का प्रभाव तो डेफिनेट है, क्योंकि कौन सी सरकार आती है उसके ऊपर कितनी रिफॉर्म्स लाएंगे उसके ऊपर हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है बाजार की। परंतु लॉन्ग टर्म अगर आप देखें, इस देश की जो है कोई भी सरकार आएगी उसको अगर देश को आगे बढ़ाना है तो ऐसी नीतियां लानी पड़ेगी जो देश के हित में है। हाँ, डिग्री में फर्क रहता है, कोई जल्दी लाएगी, कोई धीरे लाएगी, परंतु एक बड़ी स्ट्रेंथ आपको सबको समझना चाहिए। इस देश की एक स्ट्रेंथ है यहाँ के व्यवसाय, यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जी दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंट्री। और कैसी भी सरकार आई हो, देश आगे इसलिए बढ़ा कि यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत मजबूत हैं, कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए तैयार है। मेरा जो इतने सालों का एक्सपीरियंस बताऊं कि इंडिया का आदमी कहीं जाके दुनिया में सक्सेसफुल हो जाएगा, करेक्ट सर, परंतु हम बहुत मेहनती रिवर्स लोग इज नॉट हैं। ट्रू। बाहर का आदमी आके यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा, उसका कहना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ की स्थिति में काम करना ये भारतीय के लिए ही संभव है कि अपने हर्डल्स भी हो तो हर्डल्स को भी रेस में उसको पार कर सकते हैं। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर्स पे भरोसा है मुझे, सरकारों पे भी, जो भी सरकार आएगी मुझे भरोसा है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे हर ही सक्सेसिव सरकार पिछले 8-10 साल में जो रिफॉर्म्स हुए बड़े जबरदस्त हुए, आज उसका असर देखने को मिल रहा है। जीएसटी इज ए ग्रेट रिफॉर्म विच हैज कम। बैंकिंग के बारे में आज इतने अकाउंट खुल गए हैं, तो अब एक जो सब्जी बेचने वाला है वो भी अब डिजिटल पेमेंट में आ गया। करेक्ट, ये बहुत बड़े इम्प्रूवमेंट जो देश में हुए हैं। आज किसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है? करेक्ट, हर सही एक के कह रहे पास हैं आप, स्मार्ट टेलीफोन। सही कह रहे तो हैं ये सर आप। सब चीजें मेरा मानना नहीं थी कि देश के लिए सब चीजें, परिस्थितियां अच्छी निर्माण हो रही हैं और आगे आने वाले 10-20-25 साल मुझे भरोसा है कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और वो तेज बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट डेफिनेटली बढ़ेगा। चलिए सर, आपके मुंह में घी शक्कर, 100% बढ़ेगा। आप इतना भरोसा जता रहे हैं तो हमारे रिटेल निवेशकों को भी उतना ही भरोसा होना चाहिए। आपकी बात और की क्या बात है, मतलब सभी को आप पर पूरा भरोसा है सर। थैंक यू वेरी मच अपना वैल्यूबल टाइम हमें देने के लिए। सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, सभी दर्शकों के लिए रिपीट करूंगी, धीरे धीरे करके रेगुलर इंटरवल्स में म्यूचुअल फंड में पैसा जरूर लगाते रहिए, ऐसा मानना है आनंद राठी जी का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन व्यूअर्स।